फाइनेंस में इक्विटी शेयर और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स, आपके खर्चे आ गए, आपका प्रॉफिट कम हुआ, फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट होता है। चैप्टर नंबर 8 है बेटा, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ठीक है बेटा, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस मतलब कि पैसा कहां से आता है एक बिजनेस के अंदर। पैसा पहले तो फंड्स किसी बिजनेस के लाइफलाइन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लाइफलाइन। हमारी जिंदगी में पैसा कितना ज्यादा मैटर करता है? बस समझ आ गई? करता है ना? ऐसे बिजनेस के अंदर मैटर करता है। कोई कहता है कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा तो जरूरी है ही। बिजनेस के अंदर 10 गुना ज्यादा जरूरी है। आज अगर मेरे पे पैसे ना हो ना, मेरी जेब में पैसे ना हो, या फिर डे टू डे खर्चे ना निकाल दूं मैं, बिजनेस के इतने कम रह गए हैं, तो नहीं चलेगा बिजनेस। जिंदगी चल जाती है, बिजनेस नहीं चलता। तो लाइफ लाइन ऑफ बिजनेस होता है। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस इज बिजनेस फाइनेंस। सोर्सेस पढ़ने से पहले एक टॉपिक आता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, कि बिजनेस को पैसे की जरूरत क्यों पड़ती है। तो पॉइंट नंबर वन, नहीं नहीं नहीं, ऐसे वाले पॉइंट नहीं, हमने इसको दो हिस्सों में बांट रखा है। एक होती है बेटा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आपका पॉइंट ना जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ठीक है, लेकिन हम टॉपिक के हिसाब से चल रहे हैं। तो दो तरीके की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। समझ बेटा अच्छे तरीके से। एक बिजनेस के अंदर पैसे की जरूरत तभी पड़ती है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। प्यारे बच्चों बात समझ गए बेटा अच्छे तरीके से। बेटा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब आपको ह्यूज फंड चाहिए होते हैं, जैसे फिक्स कैपिटल खरीदने के लिए, जैसे प्लांट एंड मशीनरी। किसी भी बिजनेस के अंदर कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अलग अलग बिजनेस के हिसाब से अलग अलग कैपिटल होती है। अगर मैं जिम ओपन करूंगा तो वहां के इक्विपमेंट जिसके ऊपर लोग एक्सरसाइज करेंगे उनकी कैपिटल है, खरीदने पड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे। ट्रेडमिल खरीदना पड़ेगा, मशीन खरीदनी पड़ेगी, जो 10 12 15 साल काम आएंगे, लाखों रुपए उसके ऊपर लग जाएंगे। और अगर मैंने इंस्टीट्यूट ओपन करा तो यहाँ के कैपिटल कुछ और है, फर्नीचर खरीदना पड़ेगा, स्क्रीन खरीदनी पड़ेगी, प्रोजेक्टर खरीदना पड़ेगा, यहाँ की कैपिटल कुछ और है, उसके ऊपर भी लाखों रुपए लगेंगे। तो ह्यूज फंड्स आर रिक्वायर्ड। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। एक और बात समझ लेना बेटा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, ह्यूज फंड्स आर रिक्वायर्ड। फिक्स कैपिटल जो होती है हाईली प्रॉफिटेबल होती है बट लेस लिक्विड होती है। हाईली प्रॉफिटेबल का मतलब अगर आपने एक फिक्स कैपिटल को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया ना तो आप खूब प्रॉफिट कमाओगे। एग्जांपल दूं, हमारे इंस्टीट्यूट में एक चेयर खरीदते हैं हम, जिस चेयर के ऊपर मैं बैठा हूं, बाकी के बच्चे बैठते हैं। ये चेयर आती है 1200 रुपए की। एक चेयर लगभग चल जाती है 10 साल। अब 10 साल के हिसाब से सोच लो कितने बच्चे इस चेयर के ऊपर बैठते होंगे। अगर मैं दिन के हिसाब से इस चेयर का खर्चा लगाऊं ना, जितना मैंने उसको यूटिलाइज करा, पैसों में भी नहीं आना खर्चा। तो इसका मतलब अगर आप जब फिक्स कैपिटल खरीदो, सही तरीके से उसको इस्तेमाल करो, हाईली प्रॉफिटेबल होती है। वर्किंग कैपिटल होती है जैसे डे टू डे का जो खर्चा होता है, जैसे अगर किसी फैक्ट्री को रॉ मटेरियल खरीदना, हमारे इंस्टीट्यूट का इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, लोगों को वेजेस एंड सैलरी दी जाती है, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? वर्किंग कैपिटल है ना। और वर्किंग कैपिटल में लेस फंड्स आर रिक्वायर्ड। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। अच्छा मेरे को एक बार बताओ, वो तो डिपेंड करते हैं लेस फंड और हाई फंड। कंपैरेटिवली लेस फंड्स, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो कंपैरेटिवली लेस फंड्स। अगर मैं ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ जी, ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। वर्किंग कैपिटल की जैसे जैसे अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, मान लो कि अगर आप एक सामान खरीद के दूसरे को बेचते हो, सामान को स्टोर करने के लिए वेयर हाउसेस तो चाहिए, और वेयर हाउस को आपको रेंट देना पड़ेगा, तो रेंट भी तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट हुआ। कोई ऐसा बिजनेस नहीं होता जहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ऐसा कुछ कुछ नहीं होता बेटा। इलेक्ट्रिसिटी तो हर किसी लगती है। ट्रेडिंग का बिजनेस भी करोगे आप तो रेंट का खर्चा तो आएगा। हाँ वेरी जरूर कर सकता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स, हाँ बेटा बिल्कुल दे रहे, फ्राइट चार्जेस बहुत बढ़िया, गूगल से देख के बता रहा है क्या? लॉन्ग टर्म सोर्सेस का इस्तेमाल करना होता है फिक्स कैपिटल के लिए। बात समझ रहे हो बेटा अच्छे तरीके से। लेकिन इसके लिए शॉर्ट टर्म सोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म सोर्सेस मतलब
जो लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं। जैसे ना आज अभी वाले चैप्टर में ना मैं आपको 2 3 4 चीजें और पढ़ाने वाला हूँ। जैसे बहुत बढ़िया दे रहे, जैसे रिटेन्ड अर्निंग, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। तो इनको ना टाइम पीरियड के हिसाब से बांटा गया। एग्जांपल दूं, शेयर्स जो होते हैं ना, शेयर्स, इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स, क्योंकि किसी ने अगर कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे तो उसका पैसा जन्मों जन्मों के लिए लग गया, बात समझ आ गई, अब वो वही रहेगा, परमानेंट कैपिटल है। लेकिन दूसरा एक और होता है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल है। कमर्शियल बैंक से जो लोन मिलता है वो जनरली 1 साल तक के लिए मिलता है। मतलब जो सोर्सेज हैं वो कहीं बेसिस पे बांटे जाते हैं। आपको जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जो सोर्सेज हैं वो पढ़ने हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। आसान है बेटा, अच्छे तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, जो मैंने अभी बताया कि लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म है और शेयर लॉन्ग टर्म है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड बताया। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो उसमें बता रखा है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड अलग, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अलग। टाइम पीरियड के हिसाब से मैं आपको अलग से बता दूंगा, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ओनरशिप के बेसिस पे पढ़ने हैं। तो जैसे नीचे बता दिया था पहले से एक बच्चे ने कि एक होता है ओनर्स फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। बात समझ आ गई, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ठीक है, अग्रिम, बहुत बढ़िया बेटा, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। ठीक है, एक होता है ओनर्स फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। बेटा ओनर्स फंड होता है जो पैसा कंपनी के ओनर की जेब से लगा। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं बेटा, शेयर्स आते हैं, रिटेन्ड अर्निंग आता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा बेटा, एडीआर, जीडीआर और आईडीआर, है ना, ये ओनर्स फंड का पार्ट होता है। शेयर्स भी दो होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। बोरोड फंड के अंदर आते हैं डिबेंचर्स, इसके अंदर आता है लीज फाइनेंसिंग, इसके अंदर आता है ट्रेड क्रेडिट, इसके अंदर आता है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, इसके अंदर आता है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है प्यारे बच्चों, पक्का 100% है। बेटा सबसे पहले शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, शेयर का मतलब क्या होता है और कौन सी कंपनी शेयर इशू करती है, बताना जरा, क्या होता है शेयर का मतलब? पब्लिक कंपनी शेयर। बिल्कुल सही, अभी पर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी बिल्कुल सही है बेटा। अभी सब डिस्कस करूंगा मैं। शेयर का मतलब है एक पब्लिक कंपनी जब पैसा इकट्ठा करती है मार्केट से, तो अपना कुछ कैपिटल का यूनिट जिसका प्राइस वो खुद डिसाइड करती है, मार्केट के अंदर इशू करती है। समझ गए? जैसे मेरा इंस्टीट्यूट मैंने पब्लिक बना लिया। अब जैसे मान लो कि मैंने ना एक बेकरी ओपन करी, बेकरी का नाम है लल्लन टॉप बेकर्स, लल्लन टॉप। अब लल्लन टॉप को मैंने पब्लिक कंपनी बना दिया, लल्लन टॉप के शेयर मार्केट के अंदर आ रहे हैं। अब जो लोग खरीदेंगे वो शेयर होल्डर्स होंगे। शेयर का मतलब है मुझे चाहिए थे मार्केट से 50 लाख रुपए, तो मैंने एक शेयर का प्राइस कुछ भी रखा अपनी तरफ से, जो भी मुझे रखना था। बेस प्राइस तो आपको बताइए, फेस वैल्यू तो 100 रुपए होती है। कुछ भी प्राइस अपनी तरफ से रखा और उसको मैंने मार्केट में इशू कर दिया। जो लोग खरीदेंगे उनको मैं प्रॉफिट का पार्ट दूंगा, जिसको बोलते हैं डिविडेंड। समझ गए? तो शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर की डेफिनेशन क्या होता है, अ यूनिट ऑफ कैपिटल, है ना। शेयर का मतलब होता है यूनिट ऑफ कैपिटल, और दोज हु बाय शेयर्स आर नोन एज शेयर होल्डर्स। बस समझ आ गया, दोज हु बाय शेयर्स आर शेयर होल्डर्स। जो शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात। और व्हाट दे गेट, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स गेट डिविडेंड इन रिटर्न। डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। बात समझ आ गई? शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स गेट डिविडेंड इन रिटर्न। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का। शेयर होल्डर और इन्वेस्टर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। समझ गए? डिविडेंड का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, कितने तरीके के शेयर होल्डर होते हैं? 2 तरीके के, है ना। एक होते हैं इक्विटी शेयर और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स।
ये वाले बच्चों, बेटा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, डिफरेंस क्या होता है इसमें? इक्विटी शेयर होते हैं कंपनी के ट्रू ओनर्स, रेजिडुअल ओनर्स कहते हैं इनको, और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ओनर होते हैं लेकिन नकली वाले। मतलब इनको चाहिए होता है पैसा, जब डिविडेंड बढ़ता है तो प्रेफरेंस शेयर पहले आ जाते हैं। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? जैसे अगर मान लो कि इक्विटी शेयर होल्डर है लल्लन टॉप एकर की सिद्धि, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है धैर्य, ठीक है? तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं वोटिंग राइट, दे गेट वोटिंग राइट्स। अच्छा आपको पता है जनरली जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, वो लोग इंडिविजुअल्स नहीं होते। इक्विटी शेयर होल्डर जनरली कंपनी होती है, कंपनी। आपने वो देखा है शार्क टैंक? तो उसके अंदर कंटेस्टेंट जाते हैं और सामने बैठे होते हैं शार्क्स। तो शार्क्स की पहले से कंपनीज होती हैं, तो क्या खरीदते हैं? वो इक्विटी खरीदते हैं। और आपने कंटेस्टेंट को भी देखा होगा ऐसे बोलते हुए कि शार्क्स मैं देता हूं 2% इक्विटी 2 करोड़ के लिए। तो कोई शार्क कहता है कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, कोई शार्क कहता है कि शक्ल देखिए अपनी। अब मेरी बात समझ गए? अश्लील ग्रोवर, अच्छा अश्नीर ग्रोवर ठीक है सुनो बेटा, अश्नीर ग्रोवर देखा ना आपने, तो उसके बारे में बात हो रही थी। तो इक्विटी खरीदती है कंपनीज। इक्विटी जनरली, राहिल कह रहा है पर भाई छी तो इक्विटी जनरली कंपनीज खरीदती है, ठीक है बेटा? लेकिन प्रेफरेंस कौन खरीदता है जनरली? इंडिविजुअल खरीदते हैं। दे डू नॉट गेट वोटिंग राइट। डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का 100% है ना? जनरली ये कंपनीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं। बात समझ रहे हो बेटा अच्छे तरीके से? ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है? दूसरा, इक्विटी शेयर होल्डर को बेटा, सारे बच्चे नीचे जो पॉइंट लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं, और मैं बार बार बस नाम नहीं ले पा रहा। धैर्य बिल्कुल सही पॉइंट है बेटा। सुनो बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है आफ्टर प्रेफरेंस। बात समझ रहे भाई? सर अगर आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर डिविडेंड मिलता है, मतलब धैर्य के बाद सिद्धि को डिविडेंड मिलेगा, तो सिद्धि का फायदा क्या है? फॉर एग्जाम्पल जब मैं डिविडेंड बांट रहा हूँ तो मैं लाइन में सबसे पहले धैर्य को लगाऊंगा कि धैर्य जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो ना, आप सबसे पहले आओ। और सिद्धि को कहूंगा चल पीछे, लाइन में सबसे पीछे, क्योंकि आपको बाद में मिलेगा। समझ गए? बट फिर फायदा क्या है बेटा? इस पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो ना कि कम प्रॉफिट हुआ। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि कंपनी इतनी रेप्यूटेड और बड़ी कंपनी है कि वो प्रॉफिट भी कमाती रहेगी, तो सिद्धि को पैसा मिलता रहेगा, और सिद्धि को वोटिंग राइट में मिल जाएंगे। जनरली कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी की इक्विटी खरीदेगी तब जब उनको भरोसा होगा कि यार ये कंपनी तो चल जाएगी। कोई शार्क किसी कंपनी के अंदर पैसे लगाएगा ही कब? क्यों लगाएगा बताओ? जब उसको भरोसा होगा कि सामने वाली कंपनी तो चल जाएगी। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? तो यहाँ पे तो सिद्धि की 5 उंगलियां घी में कि भाई प्रॉफिट भी होगा तो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि इनका फ्लक्चुएटिंग रिटर्न होता है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब ये नहीं है कि कम ही मिलेगा, फ्लक्चुएटिंग का मतलब तो ये हो सकता है कि ज्यादा प्रॉफिट हुआ अच्छे टाइम में, धैर्य को मैंने पीनट्स पकड़ाए बस और बोल दिया साइड हो जा, क्योंकि तेरा रिटर्न तो फिक्स था ना। क्योंकि मुझे मुसीबत के टाइम पर किसने साथ दिया? इक्विटी शेयर होल्डर ने। तो मैं उनको रिटर्न कब ज्यादा दूंगा? अच्छे टाइम में रिटर्न दूंगा ना। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात? तो दे गेट डिविडेंड बिफोर। बात समझ भाई? डिविडेंड इज पेड बिफोर। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, इनका फ्लक्चुएटिंग रिटर्न होता है। फ्लक्चुएटिंग में भी फायदा हो सकता है बेटे, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न होता है। बात समझ बेटा अच्छे तरीके से? और इनका बेटा नीचे अब बार बार कम्युनिकेशन मत करो, मैसेज मत करो, पढ़ने पे भी ध्यान दो बेटा। तो फ्लक्चुएटिंग रिटर्न और फिक्स रिटर्न, सारे आंसर दो, ठीक है? आंसर वाले मैसेज करो। समझ बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का?
एक जगह होता है फिक्स रिटर्न और दूसरी जगह होता है फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड इक्विटी शेयर होल्डर आर दी रेजिडुअल ओनर्स। रेजिडुअल ओनर्स का मतलब होता है दे आर दी ट्रू ओनर्स, क्योंकि अगर कभी रिस्क हुआ तो प्राइमरी रिस्क किसका होता है? प्राइमरी रिस्क बेयरर होते हैं इक्विटी। हमारे पास समझ गए बेटा अच्छे तरीके से? क्या अगर कभी रिस्क हुआ तो प्राइमरी रिस्क बेयरर कौन से होते हैं? इक्विटी। समझ गए अच्छे तरीके से बात? लेकिन दे आर नॉट ट्रू ओनर्स। आपको क्या पता है, इक्विटी शेयर होल्डर को दिखाकर बैंक से लोन भी लिया जा सकता है, क्योंकि किसी कंपनी की अगर इक्विटी ज्यादा होगी तो उसको ऐसे समझा जाएगा कि यार ये कंपनी तो बड़ी भरोसे वाली है। किसी ने अगर इक्विटी में पैसा लगाया है इसका मतलब उसको भरोसा है कि कंपनी में आखिरी में कुछ पैसा बचेगा और उनको मिलेगा, तो बैंक भी लोन आसानी से दे देता है इनको। उनको लगता है कि पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? सो दिस कैन बी यूज्ड, दिस कैन बी यूज्ड फॉर टेकिंग लोन। ये यूज हो सकता है लोन लेने के लिए। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात? ये यूज हो सकता है लोन लेने के लिए, और दूसरा वाला लोन लेने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। मतलब जितनी ज्यादा कंपनी की इक्विटी होती है उतनी ज्यादा उसकी क्रेडिट वर्दिनेस होती है। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? लोग भरोसा करते हैं उसके ऊपर। क्रेडिट स्कोर इज हाई। पीयूष गुप्ता बहुत बढ़िया बेटा। क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब यही है, ठीक है। आओ बेटा एक बार डिफरेंस याद कर लेते हैं, ठीक है। तो धैर्य प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, सिद्धि इक्विटी शेयर होल्डर है। अगर धैर्य मीटिंग में कुछ बोलने की कोशिश करेगा और धैर्य ने, अगर मैंने व्हाट्सएप के ऊपर कुछ पोल बनाया, अपना हाथ भी खड़ा करेगा, मैं कहूंगा धैर्य आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, आपको हक नहीं है कुछ बोलने का। और सलाह किससे लूंगा? सिद्धि से। तो वोटिंग राइट किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। जनरली ये कंपनी होती है और जनरली ये इंडिविजुअल होते हैं। मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, मतलब कि इनको फिक्स रिटर्न चाहिए होता है। इक्विटी, बात समझ आ गई? इक्विटी जनरली, बात समझ आ गई? और इक्विटी जनरली कंपनीज होती हैं, और इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है बाद में, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है पहले। इक्विटी शेयर होल्डर का होता है फ्लक्चुएटिंग रिटर्न, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होता है फिक्स रिटर्न। इक्विटी शेयर होल्डर ट्रू ओनर होते हैं, मतलब कि प्राइमरी रिस्क बेयरर। बात समझ आ गई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिस्क कम होता है कंपैरेटिवली, और इक्विटी जितना ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर उतना ज्यादा। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? तो मेरिट और डीमेरिट एक बार जरूर पढ़ लेना प्लीज। इसके बाद अगला टॉपिक आता है बेटा रिटेन्ड अर्निंग। अगला टॉपिक आता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो पैसा डिविडेंड के तौर पे नहीं बटा, वो पैसा हमने रख लिया। देयर कैन बी मेनी रीजंस। क्या पता कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, एकदम से लॉस आ जाए, अनसर्टेनिटी के लिए रखा हो। तो रिटेन्ड अर्निंग का मतलब प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। द अमाउंट विच हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इज डिविडेंड, and the amount which has not been distributed retained is retained earning। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? तो इसको बोलते हैं प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। समझ गए अच्छे तरीके से बात? इसको बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग। इसको बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? और जो और अच्छे तरीके से आपको बात समझ आ जाएगी, बिल्कुल सही बेटा, जीरो कॉस्ट आती है, नो इंटरेस्ट। माविका ने बिल्कुल सही बोला, इसके एडवांटेज में बात करेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसका मतलब क्या हुआ? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो पैसा आपने बांटा नहीं। आपको डिसीजन लेना पड़ता है, एज अ कंपनी आपको डिसीजन लेना पड़ता है, शेयर होल्डर में बांटे या रख ले कि कल को काम आ जाए। और आपने ज्यादा रिटेन करा तो भी दिक्कत है। तो चलो इसके मेरिट और डीमेरिट की एक बार बात कर लेते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो मेरिट में सबसे पहला पॉइंट यही है, नो इंटरेस्ट। आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, आपका खुद का पैसा। दूसरा, जितनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग उतना ज्यादा अच्छी गुडविल, रेपुटेशन। मतलब अगर आप अपने अकाउंट में शो करोगे कि रिटेन्ड अर्निंग आपकी बहुत ज्यादा है,
तो बाहर वाले लोगों को क्या लगेगा वो देखकर? उनको लगेगा वाह ये तो कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। उनको लगेगा वाह अपने सारे खर्चे निपटाने के बाद, डिविडेंड पे करने के बाद भी इनके पास पैसा बच रहा है, चलो इसके अंदर इन्वेस्ट करो। समझ गए? और तीसरा, बिल्कुल सही, ऐसा पैसा आप एक्सपेंशन में लगा सकते हो, ग्रोथ में लगा सकते हो। लेकिन डीमेरिट क्या होगा इसका? अगर आप ज्यादा पैसे लोगे तो धैर्य और सिद्धि जैसे शेयर होल्डर आपकी मार्केट में थू थू करेंगे। क्या करेंगे? थू थू। समझ गए? धैर्य सबको बता रहा है, जिस कंपनी में पैसा लगा लियो, गोल्ड में पैसा लगा लियो, बिटकॉइन में लगा लियो, लेकिन लल्लन टॉप में पैसा मत लगाइयो भाई। मेरी बात समझ गए? है ना? तो इसका मतलब डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। ठीक है? डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। ठीक है? एक और पॉइंट बिल्कुल सही बताया सिद्धि ने। दूसरा पॉइंट, अनसर्टेन है ये। आप सेविंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होना हो सकते हो। आपके खर्चे आ गए, आपका प्रॉफिट कम हुआ, फ्लक्चुएटिंग प्रॉफिट होता है, अनसर्टेन है, आप इसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? सो इसके मेरिट और डीमेरिट जरूर पढ़ के जाना बेटा, रिटेन अर्निंग के साथ साथ। ठीक है? अगला पॉइंट आता बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं जीडीआर समझाऊंगा तो एडीआर और आईडीआर आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है? अब मान लो कि जिंदगी में बहुत सक्सेस देख लिया, लल्लन टॉप बेकर्स को मेरे को इंटरनेशनल पहुंचाना है। अब मुझे लगता है कि यार इंडियन रुपी से काम नहीं चलता मेरा, मुझे पैसा उठाना है डॉलर में। अब मैं अपने शेयर अमेरिका की मार्केट के अंदर इशू करने जा रहा हूं, तो कई प्रोटोकॉल्स हैं। तो जीडीआर इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फंड है, और इवन बाकी के दो भी। बात समझ बेटा अच्छे तरीके से? जीडीआर इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फंड है, इवन बाकी के दो भी। मतलब कि अगर मेरी एक लल्लन टॉप कंपनी है, लल्लन टॉप कंपनी है, मैं बैंक को पहले शेयर इशू करूंगा। इसको बोलेंगे डिपॉजिटरी बैंक। क्या बोलेंगे इसको? बोलो बेटा, क्या बोलेंगे? ऑफलाइन वाले बच्चों तो बोलो। तभी इसका नाम है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, है ना? तो इनको मैं शेयर इशू करूंगा, और वो आगे अमेरिका की मार्केट में, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जहां से मुझे पैसे उठाने हैं, एक रिसीट इशू करेंगे जिसको जीडीआर कहेंगे, और उसके बदले मुझे पैसे दे देंगे। तो बस जीडीआर एक तरीका है इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाने का, जिसके अंदर बैंक बीच में इन्वॉल्व हो जाता है। इसको आप इक्विटी में बाद में कभी भी कन्वर्ट करवा सकते हो, और एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब जस्ट लाइक इक्विटी, इसको भी आप दूसरे को बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोला मैंने? जस्ट लाइक इक्विटी, इसको भी आप आगे बेच सकते हो। सो इट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात? पक्का? डिपॉजिटरी बैंक के थ्रू होता है। ठीक है? और जीडीआर में जो पैसा मिलेगा वो किस में मिलेगा? अमेरिकन डॉलर में। और इसको खरीदेगा भी कौन? अमेरिका का रेजिडेंट। अगर आप एक कंट्री के हो और दूसरी कंट्री में आप शेयर इशू करना चाहते हो, तो आप हमेशा इसके थ्रू ही करोगे, जीडीआर इशू करोगे। जीडीआर को इंडिया में भी इस्तेमाल कर चुके हैं कुछ कंपनीज। इंडिया के अंदर जीडीआर को इस्तेमाल कर चुके हैं विप्रो, आईसीआईसीआई, रिलायंस, खुद ऐसी रिप्यूटेड बड़ी कंपनीज हैव यूज्ड जीडीआर। पास में बेटा अच्छे तरीके से? पक्का? हैव यूज्ड जीडीआर। हाँ बेटा, मैं यहाँ पे क्योंकि अमेरिका का एग्जांपल दे रहा था ना कार्तिक, तो मैंने इसलिए यूएस डॉलर बोला, और उसके बाद मैंने क्लियर भी करा कि अगर आप जिस भी कंट्री के अंदर इसको इशू करते हो, उस करेंसी के अंदर आपको पैसा मिलेगा। ठीक है बेटा? तो अगर आप अमेरिका के अंदर कर रहे हो तो यूएस डॉलर के लिए। ठीक है बेटा? जैसे जीडीआर है, तो जस्ट लाइक जीडीआर एक होता है एडीआर। एडीआर में स्पेशली अमेरिकन डॉलर में पैसा मिलेगा अगर आप इसको अमेरिका में इशू करते हो तो। और जस्ट लाइक जीडीआर एंड एडीआर, अनदर सोर्स ऑफ फाइनेंस आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। यानी कि कोई अगर बाहर से पैसा, बिल्कुल सही मानवी, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, अगर कोई बाहर से पैसा इंडिया से उठाना चाहता है तो अपने डिपॉजिटरी बैंक को शेयर देगा, और वो रिसीट इशू करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में,
और वो इंडियन रुपीस में पैसा उठा सकता है। तो जैसे ये इंडियन रेजिडेंट खरीद सकता है, तो मानवी ने नीचे बोला एक इंडियन रेजिडेंट खरीद सकता है, तो मानवी ने नीचे बोला कि ये अमेरिकन रेजिडेंट खरीदेगा। बस मेरे बेटा अच्छे तरीके से पक्का। अगर मैं बाहर से इंडिया की कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया इशू करने पड़ेंगे। हाँ बेटा। तो बट फिर मैं इंडिया का रेसिडेंट थोड़ी। नहीं, अब यहाँ पे जो बंदा खरीदेगा शेयर या रिसीट, वो इंडियन रेजिडेंट होगा। अगर आप ऑस्ट्रेलियन हो, एक ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट हो, अगर आपको जैसे मान लो कि पर ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट है, तो पर को इंडिया से अगर पैसे उठाने हैं, तो पर रिसीट यहाँ पर इशू करवाएगा अपने बैंक से। हम सारे जो खरीदेंगे ना, हम जो कि यहीं पे रहते हैं, मयंक या आरना या अर्जुन या आपका नाम क्या है, आद्या, तो हम सारे इसको खरीदेंगे, हम सारे के सारे इंडियन रेजिडेंट है। इसको आइडिया बोलेंगे। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का। बच्चे थक गए हैं, बच्चे थक गए हैं, बच्चे थक गए। करीबन 1.5 घंटा हो गया। अर्जुन तो बिल्कुल अर्जुन की शक्ल मैं आपको दिखा दूंगा, आप बिल्कुल कहोगे कि क्या हो गया अर्जुन को। मजा आ रहा है धैर्य। सुनो बेटा, यहाँ तक समझ आ गया। बोरोड फंड की अगर हम बात करें, जैसे अच्छा बोरोड फंड और ओनर्स फंड में भी डिफरेंस है ना। जैसे अभी ऊपर किसी बच्चे ने बताया था कि ओनर्स फंड किसी भी बिजनेस में परमानेंट कैपिटल होती है। बस ओनर्स फंड किसी भी बिजनेस में परमानेंट कैपिटल होती है, ठीक है। नहीं बेटा, इशू मेथड नहीं करने आराध्या। क्या आराध्या कोई दूसरी है? आराध्या, अच्छा आपके पास कोई है नहीं। आराध्या ये नहीं करने बेटा। और बोरोड फंड टेम्परेरी कैपिटल होती है। टेम्परेरी कैपिटल का मतलब ये पैसा आपको वापस देना पड़ता है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का। बोरोड फंड का जो पैसा है ये वापस करना पड़ता है, लेकिन ये वाला जो पैसा है ये परमानेंट कैपिटल होती है। बोरोड फंड वाले पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कोलेटरल रखना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। किसी दूसरे का पैसा है तो रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का। सुनो बेटा, तो बोरोड फंड पे आते हैं। सबसे पहला है डिबेंचर। तो जैसे धैर्य प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, ये बहुत ज्यादा खुश हो रहा था काला चश्मा लगा के कि मुझे तो सिद्धि से पहले मिलते हैं पैसे। मुझे जब प्रॉफिट होगा, डिविडेंड जो मिलेगा वो सिद्धि से पहले मिलेगा। तो नए बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम है अर्जुन। और अर्जुन धैर्य को कहता है साइड होके बात कर, क्योंकि क्योंकि मुझे जो पैसा मिलता है वो लॉस के टाइम पे मिलता है। धैर्य हो या सिद्धि, ये शेयर होल्डर है, इनको अगर पैसे मिलते हैं तो प्रॉफिट के टाइम पे मिलते हैं, लेकिन अर्जुन को लॉस के टाइम पे मिलेगा, क्योंकि डिवेंचर होल्डर है ना, बोरोड फंड का पार्ट है। अगर आपने किसी से उधार लिया है, आप उस पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओ या ना कर पाओ, आपको पैसे तो वापस देने ही है, इंटरेस्ट तो देना ही है। फिक्स इंटरेस्ट होता है। कार्तिक जैसा बोल रहा है मेरा छोटा भाई, बात समझ आ भाई, मतलब कि पजामा बेचकर भी पैसे देने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। समझ बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का। सो डिवेंचर जो होता है, मतलब सच में पजामे नहीं बेचूंगा मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पजामे को देख रहा है सुनो, तो डिवेंचर मतलब ये होते हैं बिल्कुल सही कंपनी के क्रेडिटर। बेटा बात मत करो ऐसी वाली। दे आर कंसिडर्ड, और ये बोल रहे हैं कि पर तो कुछ और बेचेगा छोड़ो सर, स्कूल लग जाएगा। ये कार्तिक ने बोला है। कार्तिक है, फिर तो कोई नहीं सर, दोस्त है अपना। बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, दे आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। समझ बेटा अच्छे तरीके से, दे आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। समझ बेटा अच्छे तरीके से बात। और उनको क्या मिलता है? इनको फिक्स रिटर्न मिलता है। दे गेट फिक्स रिटर्न। समझ बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का। 100% है ना, इनको फिक्स रिटर्न मिलता है। ठीक है जी, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं, बोलो हाँ है ना, 100% है ना। इंटरेस्ट बिल्कुल सही, इनको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। डिवेंचर और शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है?
बेटा शेयर होल्डर्स को पैसे प्रॉफिट के टाइम पे मिलते हैं, शेयर होल्डर को पैसे प्रॉफिट के टाइम पे मिलते हैं, और डिवेंचर होल्डर को पैसे लॉस के टाइम पे मिलते हैं। तो शेयर होल्डर्स आर द पार्ट ऑफ ओनर्स फंड, बात समझ आएगा, डिवेंचर आर पार्ट ऑफ बोरोड फंड, बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से पक्का। शेयर होल्डर्स का डिग्री ऑफ रिस्क इज कंपेरेटिवली लो, बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से, और डिवेंचर होल्डर का डिग्री ऑफ रिस्क इज कंपेरेटिवली ज्यादा, सॉरी हाँ उल्टा होगा बेटा इसका, इज मोर, क्योंकि इनको पैसा प्रॉफिट के टाइम पे मिलता है, और इनका होता है डिग्री ऑफ रिस्क लो डिवेंचर होल्डर का, क्योंकि पजामे बेचकर भी इनको पैसा मिल ही जाना है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का। शेयर होल्डर्स कंपनी के क्रेडिट स्कोर को बढ़ाते हैं, डिवेंचर होल्डर कंपनी की फ्लेक्सिबिलिटी को और कम कर देते हैं। जितने ज्यादा लोग मेरी कंपनी के अंदर अर्जुन जैसे होंगे, मेरी कंपनी के ऊपर लांछन उतने ज्यादा लगे रहेंगे कि कंपनी तो उधारी में चल रही है। समझ गए अच्छे तरीके से बात। अगर कोई उधार ज्यादा लेता है, डिवेंचर ज्यादा लेता है, तो उस कंपनी के अंदर इक्विटी भी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को पता होगा, सिद्धि और धैर्य जैसे लोगों को पता होगा कि हमें तो पैसा अर्जुन के बाद ही मिलना है। समझ गए अच्छे तरीके से बात पक्का। तो जब कंपनी बंद होती है, जब लिक्विडेशन होती है, तो शेयर होल्डर्स को बाद में पैसा मिलता है, डिवेंचर होल्डर को पैसे पहले मिलते हैं। और नीचे बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, चार्ज ऑन एसेट डिवेंचर केस में होता है, शेयर के केस में कोई चार्ज ऑन एसेट नहीं होता। मतलब अगर आप डिवेंचर का पैसा नहीं ले पाए ना, अगर सिद्धि और धैर्य को मैं पैसा ना दे पाया, तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट में जाकर भी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैं अर्जुन को पैसे वापस ना दे पाया, तो इसकी हाइट के हिसाब से भी लग रहा है जितना भी फर्नीचर होगा ललन टॉप बेकर्स का, और जितने भी इक्विपमेंट होंगे उठा के ले जाएगा, क्योंकि कोलेटरल के तौर पे होंगे ना, बात समझ भाई। तो डिवेंचर के केस में चार्ज ऑन एसेट होता है, बात समझ बेटा अच्छे तरीके से पक्का। और शेयर के केस में नो चार्ज ऑन एसेट। समझ गए प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर के केस में नो चार्ज ऑन एसेट, ठीक है बेटा, बात समझ अच्छे तरीके से पक्का, 100% है ना। डिवेंचर के केस में दे गेट प्रिंसिपल अमाउंट बिफोर ऑन लिक्विडेशन। अगर कंपनी बंद हो रही है तो प्रिंसिपल अमाउंट इनको पहले मिल जाए, बात समझ रहे। और डिवेंचर के केस में दे आर रिडीम्ड, रिडीम का मतलब होता है इनको रिफंड, बात समझ भाई, आफ्टर। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का। शेयर और डिवेंचर का 4 मार्क का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आप पढ़ भी लेना डिवेंचर्स को, बात समझ आएगा बेटा अच्छे तरीके से पक्का। 4 मार्क से ज्यादा का नहीं आएगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए? आप सब लोगों ने बहुत सारे पॉइंट नीचे लिखे हैं, और सही पॉइंट है बिल्कुल सारे। माविका ने जो लिखे हैं, कार्तिक ने जो लिखे हैं, सही पॉइंट है। सो सिद्धि ने जो लिखे हैं सही पॉइंट है। शेयर में ओनर्स फंड और बोरोड फंड, डिग्री ऑफ रिस्क इज मोर इन केस ऑफ शेयर होल्डर्स, डिग्री ऑफ रिस्क इज लेस इन केस ऑफ डिवेंचर होल्डर, क्योंकि इनका फिक्स रिटर्न होता है, दे गेट मनी इवन इन केस ऑफ लॉस। शेयर्स के केस में नो चार्ज ऑन एसेट, डिवेंचर के केस में चार्ज ऑन एसेट। शेयर्स के केस में दे आर रिडीम्ड आफ्टर, डिवेंचर के केस में दे गेट प्रिंसिपल अमाउंट बिफोर लिक्विडेशन। समझ गए अच्छी तरीके से बात पक्का। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन दोनों में क्या फर्क होता है बेटा? कमर्शियल बैंक का मतलब क्या होता है बताओ? कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन तो पढ़ी होगी आपने। कमर्शियल बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which performs the function of taking deposit and granting loan। तो कमर्शियल बैंक कुछ डॉक्यूमेंटेशन पूरी करवा के आपको लोन वगैरह दे देता है, लेकिन दोनों में मेन डिफरेंस है कि कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म फाइनेंस का होता है। कमर्शियल बैंक प्यारे बच्चों शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होता है, मतलब इसकी डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म और
मीडियम टर्म लोन देता है। बात समझ आया बेटा अच्छे तरीके से बका। जैसे नीचे लिखा हुआ है माविका ने कि इनका डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशन होती है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। बात समझ आया भाई? तो आपको उन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ता है। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन हम तब लेते हैं जब हम लायबल नहीं होते बैंक से लेने के लिए। नहीं बेटा ऐसा ऐसा कंपल्सरी नहीं है कार्तिक। बात समझ आया भाई? ऐसा कंपल्सरी नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जस्ट आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे देते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म लोन आपको कमर्शियल बैंक से नहीं मिलेगा, ये कार्तिक की बात बिल्कुल सही है। आपको लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है वो इसी से मिलेगा। बड़ा अच्छे तरीके से किससे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल बैंक से। समझिए बड़ा अच्छे तरीके से बात। मतलब ये आपको फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दोनों देते हैं। समझ भाई? फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दोनों देते हैं। समझिए बेटा अच्छे तरीके से बात पक्का? 100% है ना? बोलो 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 हाँ है ना? इसके अलावा एक और रह गया बेटा, लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग बड़ा पॉपुलर है आजकल। जब लोग अपने फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते तो क्या करते हैं? उधार पे ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं वो चीज। जैसे काफी लोग ऐसे करते हैं, मशीनरी वगैरह रेंट पे ले लेते हैं। काफी लोग ऐसे करते हैं, इक्विपमेंट लीज पे ले लेते हैं। जैसे नॉर्मली मैंने अपना इंस्टीट्यूट रेंट पे ले रखा है, तो इसको लीज फाइनेंसिंग कहते हैं। तो जो ओनर होता है, जो चीज को इस्तेमाल करता है, वो होता है लेजर। और जो बंदा आगे लेता है, यूज करता है, यूजर होता है, उसको बोलते हैं लीजी। बात समझ रहे हैं? तो कहीं तरीके के रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं उस चीज को इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन कंपेरेटिवली ये चीपर पड़ता है। एग्जांपल के तौर पे कहीं ऐसे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताते हैं, तो शायद आपने सुना हो कभी, वो बताते हैं अपना घर कभी नहीं लेना चाहिए। एग्जांपल दो, चलो एग्जांपल देता हूँ। जहां पे अभी हम काम कर रहे हैं ना, यहाँ का रेंट है 1 लाख रुपए, लेकिन अगर मैं इसको खरीदूंगा ना तो नाना करते हुए 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर मैं 4 करोड़ की प्रॉपर्टी के एफडी करवा दूं और बाहर ब्याज पे पैसा दे दूं ना, आप मेरी बात समझ रहे हो? नाना करते हुए 4 से 5 लाख रुपए की इनकम मुझे महीने की हो जाएगी। तो इसका मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखो कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैं मिस कर दूंगा अगर मैं 4 करोड़ का खरीद लूं ये मेहनत करके कि मैं तो अपनी जमीन खरीदूंगा, अपनी जमीन के ऊपर काम करूंगा, ऐसी की तैसी, कौन मुझे मना कर देगा? टाइम पे बंद करो, टाइम पे खोलो। ये तो रिस्ट्रिक्शन लगती है जब आप रेंट पे कहीं पे काम कर रहे होते हो। कभी भी निकाल देंगे, मेरा होगा कौन निकाल के दिखाएगा मुझे? लेकिन पैसों के हिसाब से देखें तो मैं भी पैसा बचा रहा हूँ अगर मैं 1 लाख रुपए इसके लिए दे रहा हूँ तो। अब मेरे पास में बेटा अच्छे तरीके से पक्का 100% है ना? सो कभी कभी रेंट पे चीजें लेना आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देती है। ठीक है? लास्ट, जैसे ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोग जनरली जब एक साथ एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं तो रॉ मटेरियल या सप्लाई वगैरह के चक्कर में उधार पे सामान ले लेते हैं। जैसे मान लो कि स्कूल में दो दोस्त बने, एक का नाम है कार्तिक और दूसरे का नाम है पर्व। दो बढ़िया गुड़े दोस्त। आज से 10 साल बाद कार्तिक की एक दुकान है और उसको मटेरियल देता है पर्व उधार पे। इनके बीच में आपस में अच्छे रिश्ते हो गए, मतलब अच्छे रिश्ते का मतलब दोस्ती गुड़ी हो गई और ज्यादा स्कूल के बाद। और बैठते हैं, बातचीत करते हैं, दिवाली पे एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अपने बच्चों की शादी भी इन्होंने तय कर दी कि पर तेरा बेटा, और ऐसे करके आज से बाल विवाह तय हो चुका है। ठीक है? मैं राजस्थानी तो ऐसे करके इन्होंने तय कर दिया कि बड़े होकर जब वो बड़े होंगे तो इतना गूढ़ा प्यार है। तो किसी दिन कार्तिक ने पर्व को बोला कि मुझे ना थोड़ा सामान चाहिए 2-3 करोड़ का, बट मेरे पास अभी पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, तो प्लीज तू क्या मुझसे 6 महीने बाद ले लेगा, मुझे सामान दे दे।
तो पर कहता है कि यार ऐसी कर दी छोटी बात तूने, ले भाई सामान ले ले और मुझे तो 3 महीने बाद पेमेंट दे दियो, तो इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। कपड़ों की मार्केट जो है ना बड़ी फेमस है यहाँ पे पास में, गांधीनगर मार्केट। 90% ऑफ मार्केट ट्रेड पे चल रही है। 90% ऑफ मार्केट सप्लायर दुकानदार के पास जाता है सामान देने के लिए, और पेमेंट पता कम की मिलती है, पिछली बार की। अभी की कब लोगे, अगली बार लेना। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसा होता है, मतलब कार्तिक जैसे जो दुकानदार है, 5 उंगलियां घी में, ये बिकेगा तो अगली बार इसकी पेमेंट ले लेना। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का? सो ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जब सप्लायर एक दुकानदार को सामान प्रोवाइड करता है, बस आ रहा भाई, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। सप्लायर किसी दुकानदार को सामान प्रोवाइड करता है ऑन क्रेडिट, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से बात, पक्का? मतलब जनरली ये क्या होता है, इसका डीमेरिट क्या है कि ये भी शॉर्ट टर्म होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब 3 4 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल। अब पर वैसा कहेगा हाँ भाई पैसे ले लियो मेरे से 5 साल बाद, तो ऐसा इतना ब्याज ही बन जाएगा उसके ऊपर, 2 3 करोड़ के सामान के ऊपर इतना लॉस हो जाएगा अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखे जाए तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और मेनली रेपुटेशन के ऊपर होता है। अगर मान लो कि पर्व की रेपुटेशन मार्केट के अंदर अच्छी नहीं होगी ना, तो कार्तिक क्या कोई भी उसको पैसे नहीं देगा। समझ गए? अगर मान लो कि पर्व ने पैसे मांग भी लिए होते तो कार्तिक को 2 लोग समझाने आ जाते कि कार्तिक भाई पैसे मत दियो इसको भूल के भी। मतलब बहुत सुना है इसके बारे में, आरना और आराध्या भी समझाने आ गए हैं कि कार्तिक भाई बहुत सुना है इसके बारे में, तूने अपनी लड़की तो ब्याह दी लेकिन पैसे मत देना इसको, कभी कभी पैसे वापस नहीं आएंगे। अगर मार्केट में तू है, सब पैसे तो उसने लिए हुए 2 3 सॉरी पैसे उल्टा कर दिया मैंने। हाँ। हाँ तो पर्व को समझाने जाएंगे ये। तो पर्व को समझाने जाएंगे कि इनको पैसे मत देना। समझ गए बेटा अच्छे तरीके से, मतलब बेसिकली उन्होंने रिवर्स कर दिया मैंने, है ना? तो बेसिकली ट्रेड क्रेडिट रेपुटेशन में मिलता है, ठीक है बेटा? बस इतना ही पढ़ना है आपने बिजनेस फाइनेंस में, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में। अच्छे तरीके से 1 मार्क के हिसाब से भी पढ़ लेना। मैं आपको दूंगा नोट्स, में आपको दूंगा, सब लोगों को ग्रुप में ऐड करा जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? सो मैं आप लोगों को दूंगा, सारे नोट्स दूंगा, ठीक है? आगे बढ़े, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। 3 चैप्टर हमारे हो गए। अभी मैं अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस को लिख नहीं रहा हूँ, बट उसके शॉर्ट नोट्स मैं लिख कर आपको भेजूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस के अंदर 5। हाँ हाँ धैर्य बोलो, 1 सेकंड क्या? हाँ बेटा धैर्य 2 3 लाइनें बोल दो, क्या बोलना है आपको? बेटा बिल रिसेबल और बिल्स पेबल जरूर आता है बेटा, जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा ना मुझसे अभी, बिल पेबल और बिल रिसेबल जरूर आता है ट्रेड क्रेडिट में। बीआर ही इशू होता है, ठीक है? मैंने चार्ट ही खोली हुई बच्चों की, माविका और वर्ष कह रहे हैं, बिल्कुल सही वर्ष, बिल्कुल सही माविका। डिग्री ऑफ रिस्क लिखा था रिकी, डिग्री ऑफ रिस्क। धैर्य कह रहा है अर्जुन कुल्ली लग रहा है क्या? अबे यार धैर्य ऐसे मत बोल यार। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही माविका। धैर्य आगे फेंक दी। तेरे को जेब कतरा कर। ठीक है बेटा बिल्कुल सही, मैंने मैसेज पढ़ लिए सारे। चलो आगे बढ़ते हैं।